अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की जो आप फेस करते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, टीचर आपको समझा रहे हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, आप हर जगह पे परेशान ही रहते हैं। भई ये किताब समझ नहीं आ रही, कभी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। असल में पीछे एक ऐसा मामला चल रहा होता है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं होता और अगर जब तक आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, उस वक्त तक आप अपनी क्लास में बेहतरीन तरीके से नहीं जा सकते। स्पेशली 9th क्लास के बच्चे जो होते हैं, वो इन प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं और जब तक उनको ये समझ में आती है, उनको सॉल्यूशन समझ में आते हैं, उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है और उनकी एक क्लास ज़ाया हो जाती है। तो इसके लिए मैं आज से ही आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, किन प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में रखना है जो आपके पास आएंगे ही आएंगी, लेकिन चूंकि उनका सॉल्यूशन आपको पता होगा तो आप उसको कोप कर लोगे और इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप पूरे साल में बेहतरीन स्मूथली स्टडी कर सकोगे। तो इन प्रॉब्लम को देखते हैं और साथ साथ आप भी मुझे बताना कि अगर आपके पास कोई नई प्रॉब्लम्स हैं और आप उनके साथ परेशान हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर भी आपको दे दूंगा। तो पहले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जो कि है सिलेबस डिफिकल्टी। यानी अभी आप 8 क्लास से 9 क्लास में आते हैं तो होता यह है कि बहुत ही इंक्रीज हो जाता है सिलेबस में। अब होता यह है कि आपको तो आदत होती है छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ने की, टॉपिक भी नहीं होते, डेफिनेशन ज्यादातर होती हैं, यानी आप जो आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से मुकाबला करो तो वो बहुत थोड़ा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होते हैं कि जैसे 6-7 में होता था या उससे पहले 5-6 में, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि पूरी बुक्स पढ़ाई नहीं जाती या फिर चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए जाते या क्या क्या रहता है, हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा जो है वो सिलेबस दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि यहां से यहां तक याद कर लो और यहां से वहां तक याद कर लो, ये 4 लाइनें करो, 2 लाइनें करो, आपका काम हो गया। और इस तरीके से आपकी एक आदत बनी होती है। लेकिन जैसे आप 9th क्लास में आते हैं तो ये चीजें कम करनी पड़ती हैं या खत्म ही करनी पड़ती हैं। यानी यहां पर एक लॉजिकल लाइफ बनना शुरू होती है, यहां पर आपका एक जहन बनना शुरू होता है कि किसी चीज को समझा कैसे जाए। मतलब अब तक आप सिर्फ वो कर रहे थे जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, लेकिन चूंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट होती है जो आपका मैट्रिक है और स्पेशली एफएससी है, क्योंकि इन दोनों की बेस पर ही आप डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है, तो यहां पर आपकी समझ लें दिमाग की ग्रोथ शुरू होती है। अब इस ग्रोथ को करने के लिए अगर आपके दिमाग में यही रहेगा कि भाई मैंने तो छोटा छोटा काम करना है, बड़ा काम तो हमें करना ही नहीं, हमें तो पूरा टॉपिक करना ही नहीं होता, हमें तो थोड़ा थोड़ा सा करके आना है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप में कमी पैदा हो जाएगी, क्योंकि कमी पहले से ही है। और कमी करने के बाद जब आप आगे जाओगे तो फिर आप बिल्कुल भी अगली क्लासेस में सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो यही रीजन है कि सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकालो कि भाई अगर हम पहले 2 घंटे पढ़ते थे तो 2 घंटे में काम नहीं चलेगा, अब आपको डबल करना पड़ेगा। 4 घंटे पढ़ते थे और 70% मार्क्स लेते थे, तो अब आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ के 70% मार्क्स ले पाएंगे। यानी जितना वक्त आप पहले लगा रहे थे उस वक्त के साथ काम नहीं चलेगा। तो अपने दिमाग से निकालो, सिलेबस बढ़ चुका है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि सर बता दें ये सवाल का जवाब कहां से कहां तक आएगा। नो, आपने उसके अंदर डीप डाइव करना है, ठीक है, एहतियात के साथ। ये कैसे करना है साथ साथ मैं बताता जाता हूं आपको। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि एक तो आप लेट नहीं करोगे, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो पूरे साल का इस्तेमाल करना है आपने। यानी जितने महीने आपको मिल जाएं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो प्री 9th में चले जाते हैं, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स 1 2 3 महीने पहले से ही 9th स्टार्ट करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना सिलेबस को कवर करने के लिए वक्त ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है जी। एक बात फिर आपने करना यह है कि आपने बुक देख के डरना नहीं है, वो इतनी मोटी बुक 8 में तो छोटी सी थी या साइंस की किताब थी, अब ये 9th में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ अलग अलग हो गई हैं, तो आपने घबराना नहीं है। आपने करना यह है कि अपने हर जो आपका सब्जेक्ट है उसको ब्रेक करना है। उसको चैप्टर्स में तो ब्रेक होता है ऑलरेडी, आप उन चैप्टर्स को ब्रेक करो कि मैं एक चैप्टर को उसके पेज गिन लो कि मैं इतने पेज रोजाना करूं तो मैं पूरे साल में कितना कर लूंगा। मतलब ये मैंने छोटा सा आपको ब्रेक बताया। इसके अलावा भी आप पॉइंट्स को अलग अलग कर सकते हो, मतलब थियोरेटिकल पॉइंट्स को, न्यूमेरिकल पॉइंट्स को, न्यूमेरिकल करने हैं तो कितने करने हैं, ठीक है। ये साथ साथ जब मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा ना बायोकेमिस्ट्री, तो वहां पे मैं आपको डील करूंगा, साथ साथ बताऊंगा कि भाई चीज आप अब कर लो, कुछ चीजें अभी छोड़ दो, फिर उसके बाद उसको बाद में कर लेना, या अभी क्या करना है, ये सब मैं स्ट्रेटेजी आपको देता जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि जो सोल्यूशन है बड़े सारे सिलेबस का वो यही है कि आप उसको ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर आप हर रोज एक कदम चलो, बस एक कदम ही चलते रहो, तो कभी ना कभी आप पैदल लाहौर पहुंच जाओगे। यानी एक कदम की इतनी ताकत है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं पूरी जिंदगी लाहौर नहीं जा सकता पैदल, तो बड़ा मुश्किल है, लाहौर जाना इतना दूर। अगर आप कराची में रहते हैं, अगर लाहौर में रहते हैं तो फिर मसला है, लाहौर से कराची आओ, तो बात यह है कि ये एक लॉन्ग रूट है, तो कदम कदम चलकर एक बड़ी मुसाफत हो सकती है मुकम्मल। यही बात सोचकर आपने चलना है, घबराना नहीं है। यानी काम शुरू कर लो, चलते जाओ, मुकम्मल हो जाएगा। डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। इसके साथ साथ आपने फोकस करना है कि काम कैसे हो रहा है, मतलब स्टडी करने का क्या तरीका हो सकता है, किस टाइम जागना सोना है, वो बहरहाल मैं बात करता हूं बाद में। लेकिन आपने चीजों को पकड़ना है। मतलब इससे पहले आप छोटे थे, समझ लो, टीचर्स पेरेंट्स आपको बताते थे आप ये कर लो, अब वो कर लो। अब आपने खुद बताना है अपने आप को कि मैं किस टाइम क्या कर सकता हूं, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है। यानी अब आपने ग्रैब करना है, अब आपने अपने ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना है, ना कि ड्राइवर के पीछे सो जाना है। अब आप खुद ड्राइवर हैं अपनी लाइफ के। तो इसका मतलब यह है कि अब आपने अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक्स को समझने की कोशिश करना है कि ये हो कैसे रहा है, इसमें किस तरह की तब्दीली आ रही है, किस तरह से याद करने पर मैं बेहतर याद कर पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी ड्राइविंग सीट को खुद संभालना है और जितना हो सकता है मेमोराइज करना है, याद करने की कोशिश करनी है कि भाई ये मैं कैसे याद कर लूं।
जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी याद होती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा जल्दी-जल्दी करो, जल्दी याद करो। जो चीज़ देर से याद होती है, जैसे कि कुछ एज हो सकती है, कोई सन हो सकते हैं, कोई टेबल हो सकते हैं, उसमें डेटा हो सकता है, तो उसको चंक्स में कुछ हिस्से कर लो, तोड़-तोड़ के याद कर लो। तो इस तरह से आपने क्या किया, सिलेबस को ब्रेक किया, आपने फोकस किया हर चीज़ के ऊपर कि वो कैसे हो रही है और आपने मेमोराइज़ किया। ये सॉल्यूशन है किसका, फर्स्ट प्रॉब्लम का, कि लॉन्ग सिलेबस को किस तरह से कवर किया जाए। दूसरा प्रॉब्लम आता है पुअर स्टडी हैबिट्स। जैसे मैंने आपसे कहा, अब तक आप टीचर के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर चल रहे थे और आपने बहुत सारा रट्टा लगाया। आपने कहा बस याद कर लो, यानी कि आप सबने आपसे कहा कि याद करो, याद करो, याद करो। आपने भी याद किया, यानी रट्टा लगाया। आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया और वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे भी नहीं, मतलब थोड़े बहुत होते थे, पर चूंकि वो अब एक्सप्लेन नहीं हुए आपके सामने किसी भी तरीके से, टीचर ने नहीं किए या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपने जस्ट एक ही चीज को फोकस किया कि रट्टा लगा लिया। तो अब यहां पर जब आप क्लास चेंज करोगे तो अब वो वाली हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी और कुछ और तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने तरीकों से अगर स्टडी की तो फिर काम नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है, ये नहीं करना कि आपकी कोई गाइड बुक आपके पास हो, हेल्पिंग बुक हो, आपने बस वहां से देख लिया, सवाल का जवाब याद हो गया। नो, आपने सवाल जो भी पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, उसको याद करने की कोशिश के साथ साथ अब उसमें देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे काम कर रहा है टॉपिक, उसमें जो चीज बताई गई है वो हमारी आम लाइफ में कैसे अप्लाई हो रही है। उसको अगर आप अपनी नजरों से देख लो उस कॉन्सेप्ट को, जो किसी भी टॉपिक का पार्ट है, तो फिर वो टॉपिक आपको याद होगा ही होगा। फिर दूसरी अहम चीज जो आती है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि कुछ चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं, एग्जांपल्स आती है, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो वहां पर आपने बजाय हेल्पिंग गाइड से देखने के खुद करने की कोशिश करनी है। पहली दफा गलत हो जाएगा, दूसरी दफा भी गलत हो जाएगा, हो सकता है तीसरी दफा भी गलत हो जाए, लेकिन आपने वो तरीके सीख लिए हैं जिससे गलती होती है, तो फिर आप उन तरीकों को मत दोहराओ। इस तरीके से आप जब पहले शुरू में आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ेगी और फिर जब आपको पढ़ना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो फिर आप फ्लाई करोगे, आप दौड़ने लगोगे। तो ये जो चीज होती है, यानी बैड हैबिट्स को अब आपने गुड हैबिट्स में चेंज करना है। एक चीज बच्चों में बहुत होती है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनमें, वो वाली बात आपको मैं समझाता हूं, वो बड़ी टिप है, समझ लीजिए। वो ये है कि जब आप पढ़ने लगो ना, तो आप अपने आप को समझाओ, भाई यूं होता है, देखो ऐसे सर ने कहा था तो इसमें यूं भी होता है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे होता है। लाइट का चैप्टर पढ़ा आपने, तो लाइट देखो ऐसे करके आ रही है। फिर आपने कहा सर केमिस्ट्री वाले ने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है, ऑक्सीजन ये होती है, तो आपने अपनी जिंदगी में देखी, हाँ 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 हाँ। तो इसका मतलब ये कि आप अपने आप से बातें करो उसी सब्जेक्ट में, टीचर की लैंग्वेज में बात करें, बुक की लैंग्वेज में बात करें, इससे आपको ज्यादा जल्दी याद होगा। अगर आप खुद से बात नहीं कर सकते तो कोई ऐसा स्टूडेंट पकड़ लें अपना, आपके जो क्लास फेलो हो, जो अच्छा ना समझ सकता हो, उसको समझाओ, उसको समझाओ भाई ये सब टॉपिक कैसे होता है। एक तो उसको फायदा होगा ही होगा, लेकिन आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इल्म देने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। तो ये आपने हैबिट्स बनानी है। इस तरीके से आप ज्यादा अच्छे भी हो जाओगे, एक्सप्लेनर भी अच्छे हो जाओगे, यानी राइटिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप चीजों को लिख भी रहे हो, और आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, इससे पहले आपने कभी नहीं सुना ये टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। हाँ, टाइम टेबल बना लो ऐसे कहते हैं, पर कोई टाइम टेबल काम ही नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिकली टाइम टेबल आपने बनाया होता है कि सुबह इतना बजे उठूंगा, फिर इतने बजे मैं ब्रश करूंगा, फिर मैं मुंह धोकर स्कूल चला जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा। तो इस तरीके से आपने बहुत सारा कुछ अपने दिमाग में बिठाया होता है, पर ऐसा नहीं है। टाइम टेबल बनाने के लिए बहुत सारा आपको सोचना भी पड़ता है, अपनी रूटीन्स को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आप किस टाइम ज्यादा होशियार हैं, मतलब किस टाइम आप एक्टिव हैं, किस टाइम आपका स्लीपी मोड है, कहीं पर आप एंटरटेनिंग हो रहे हैं, पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। तो ये सारा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि आपके एक्टिव आवर्स कितने हैं, कितने एक्टिव आवर्स हैं जिसमें आपका पढ़ने को दिल भी करता है, या जो याद करने की कोशिश करो वो याद भी हो जाता है। तो उसको आपने, अगर वो कम है आवर्स, उनको बढ़ाना है। अगर वो आवर्स सही है, 5-6 घंटे बन जाते हैं, चाहे वो तोड़ तोड़ के बनाओ, क्योंकि 5-6 घंटे आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हो। आपको चाहिए नींद करो, फिर थोड़ा सा पढ़ो, 3-4 घंटे का स्पेल लग जाए, 2 घंटे का, 3 घंटे का, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा खेल कूद कर फिर दोबारा स्पेल लगाना है। इस तरीके से आपने क्या करना है, बेहतरीन तरीके से उस टाइम को, जो आपका एक्टिव टाइम है, यूटिलाइज कर उस टाइम का इस्तेमाल कर ही पढ़ना है। अदरवाइज अगर आपने सारा दिन खेला कूदा, बातें की, टीवी देखा, मोबाइल पर चले गए, और रात को आपको एकदम से किसी ने कहा दिमाग में आकर, ओ यार तो पढ़ा ही नहीं, तो बात यह है कि फिर आप पढ़ने बैठोगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है, वो आपने एक्टिव टाइम वेस्ट कर दिया है। अब आप बैठे भी रहोगे तो आपको पढ़ाई, यानी आपकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पाएगी जो आप सोच रहे हैं, या आपको नींद आ जाएगी, और फिर आप अपने इस घबराहट में, परेशानी के अंदर भी जागोगे, याद भी नहीं होगा, और अगला दिन फिर परेशान करेगा आपको, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, फिर आपको कॉलेज में डंडे पड़ेंगे या स्कूल में। तो बात यह कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी टाइम का मैनेजमेंट का आसान बात यही है। बाकी टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक टॉपिक सजेस्ट करूंगा बाद में, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा मैं इन सब चीजों को लेकर चलूंगा, तो वहां समझा दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आपने बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज करना है, ये आपके प्रॉब्लम का सलूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और ये है वीक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यानी आपने चूंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं की, या आपने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो जो आपकी पिछली क्लासेस 5 6 7 8 तक जो क्लासेस हैं, उनमें जाहिर सी बात है साइंस और मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां पर आपने भी उसको उर्दू इंग्लिश की तरह रटा मार लिया और आपने इतना ध्यान ही नहीं दिया। अब ये होगा कि टीचर जो आएंगे वो आपको नाइन्थ में नाइन्थ पढ़ाएंगे ना, वो 8 तो नहीं पढ़ाएंगे, 6 7 तो नहीं पढ़ाएंगे आपको।
फिर क्या करें भाई? तो बात ये है कि आपको अपनी जो पिछली क्लासेस हैं, उन क्लासेस को ध्यान देना है और उनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो उनमें कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे, उनको फिर से रीड भी करना है। पूरी बुक रीड करने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक को देखो, जो टॉपिक आपको समझ में आता है कि हाँ, इजी था 8th के अंदर, स्पेशली चलो 8 ही ले लो, बाकी पिछली क्लासेस में ना जाओ, तो 8 के कुछ ना कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एटलीस्ट वो आपको आते हो, क्योंकि जितना आपने 4, 5, 6, 7, 8 चलते-चलते क्या किया, अपनी कमी रखी। मतलब कुछ चीजें कर ली, कुछ चीजें छोड़ दी। जो चीजें छोड़ दी आपने, वो चीजें क्या होंगी, अब वो समझो आपके सामने आ रही हैं और आपको लगेगा ओहो ये तो समझ ही नहीं आ रहा, टीचर समझा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। वो जो टॉपर है क्लास का, वो कहता है वो इतना अच्छा पढ़ाया सर ने, और हम कहते हैं क्या बकवास पढ़ाया सर ने। तो ये क्यों होता है? सर तो दोनों के लिए एक जैसे थे, उन्हें अल्फाज तो एक जैसे अदा किए, लेकिन आपको अलग अंडरस्टैंडिंग हुई और एक दूसरे बच्चे को अलग अंडरस्टैंडिंग हुई। इसकी वजह आपका बैकग्राउंड है, आपका बेसिक जो नॉलेज है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो चूंकि आपके बेसिक नॉलेज में कमी है, तो आप उस लेवल पर सोच चले ही नहीं गए, तो सोचोगे कैसे? और जो बच्चे ने पहले से ही कवर किया हुआ ये डिस्टेंस, अब टीचर उसको थोड़ी सी बात अगली बताता है, वो फौरन ग्रैब कर लेता है, लेकिन आप अभी वहीं खड़े हैं नीचे। तो इसका मतलब ये है कि आप में थोड़ी सी कमी है, उस चीज को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। एटलीस्ट अपने 8-7 के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता 9th क्लास के साथ साथ लेके चलो, वो आपके लिए आसान होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। और जो उनमें कमी आई थी, जो आपने याद नहीं किया था, उस चीज को भी जहन में लेके आओ, जिसका इस्तेमाल 9th में हो रहा है, ताकि आप बेहतर तरीके से जब क्लास एंड करो तो आपको सारा नॉलेज हो। क्योंकि आगे चल के आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है या आपका कोई अच्छे ख्वाब होंगे, तो वो ऐसे तो पूरे नहीं हो सकते हैं कि आप सारी कमी करते आओ, पढ़ के ना आओ तो फिर आपको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिल जाए। नो, आपको वो कमियां दूर करनी ही पड़ेंगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है फियर ऑफ बोर्ड। तो सब कहते हैं जी बोर्ड का एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा। अब बोर्ड के चक्कर में आपका दिमाग जो है ना, वो आधा तो काम ही नहीं करता, वो होगी तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसका जवाब ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि आपने ऐसे नहीं सोचना बोर्ड, आपने सोचना है भाई जिस तरह मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चलता आया हूं, 8 तक, तो वैसे जैसे मेरा एग्जाम होता था साल के एंड में, इस बार भी साल के एंड में एग्जाम होगा। यानी फोकस बोर्ड पर नहीं करना, फोकस एग्जाम की प्रिपरेशन पर करना है। तो अक्सर औकात लोग ये भी एक जहन में रखते हैं कि इस दफा जो एग्जाम होगा बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, पागल है क्या वो? बोर्ड वाले वो वही एग्जाम में देंगे ना जो आपकी किताबों में लिखा है, और किताबों में वही लिखा है, वही करिकुलम है जो 8th क्लास 9th, जो 8 से 9th में आ रहा है, उस बच्चे को देखते हुए बनाया गया है। यानी जो बुक्स आपके हाथ में है, चाहे आपको मुश्किल लगे या आसान, वो आपके दिमाग के मुताबिक बनाई गई हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो दिमाग ठीक करो अपना, बजाय इसके कि आप किताब को कहो इतना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि जो करिकुलम डिजाइन होता है बेटा, वो तरीके से होता है कि इतने साल के बच्चे के लिए ये सिलेबस है, तो वो सिलेबस आपके लिए ही बनाया गया है। उनकी बुक्स में जो नॉलेज है वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए सही भी है, और उसी सही से या उसी जो करिकुलम है से बोर्ड में क्या होगा, एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम आपके ही जोगा होगा, ये नहीं कि आप किसी और एज ग्रुप के हैं, आपका दिमाग कहीं और है और एग्जाम कोई सीएसएस का आ जाएगा या कोई बड़ा आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एग्जाम वही होगा। तो आप अगर अपनी साल को सही तरह लेके चलो, बुक्स को पढ़ते जाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, टाइम मैनेजमेंट करते जाओ और साथ साथ पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, अपनी बुक्स का नॉलेज लेते जाओ, तो क्या है, बोर्ड कुछ भी नहीं है। आप जब बोर्ड के एग्जाम दे लोगे ना, आप चले जाओगे 9 से 10th में या फर्स्ट ईयर में आ जाओगे। अब वो हमें फजूल में लोग डराते थे, ये भी कोई बात हुई? फिर आपको बोर्ड की तो आदत हो जाएगी। तो बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बोर्ड का जो डर है वो जहन से निकाल दो। अब आते हैं सिक्स प्रॉब्लम की तरफ। जो सिक्स प्रॉब्लम है वो क्या है? वो एक चीज ये होती है कि जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पढ़ना लिखना आ जाता है, तो आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, यानी कि टाइम लगाना शुरू कर देते हो। फजूल में ही ऐसे उंगली घिसा के, पता नहीं या तो मोबाइल खराब हो जाता है या उंगली खराब हो जाती है। तो बात यहाँ पर यह है कि आपको इसको मैनेज करना होगा। यानी आपके पास अब फ्री टाइम नहीं है, आपके पास अब वो टाइम नहीं है जो आप छोटे होते थे। तो वालिदैन आपको जरा चुप कराने के लिए, बेचारा रो रहा है, ठीक है, जिद कर रहा है, कोई परेशान है, चलो मोबाइल दे देते थे। तो वो आपके लिए उस वक्त का सोल्यूशन था। लेकिन अब मोबाइल आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया गया, क्योंकि ये दिमाग के अंदर से तब्दीलियां पैदा नहीं करता, बल्कि आपके हार्मोन्स को चेंज कर देता है, यानी हार्मोनल सिक्रीशन बदल जाती हैं। आप इसी तरह ही काम करोगे जैसे कि एक नशा ही काम करता है। यानी जब तक नशा नहीं मिलेगा उस वक्त तक वो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह मोबाइल भी आपके लिए नशा बन जाएगा। तो आपने नशा ही नहीं बनना, आपने स्टूडेंट बनना है। तो बात यह है कि आपको किस तरीके से अपने मोबाइल को हैंडल करना है। देखो एक बात सुनो, मैं एक आसान तरीका बताता हूं, है तो ये यानी अप्लाई करना बहुत मुश्किल, लेकिन ईजी बहुत है। देखो मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल आप दो तरीके से करो। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप ठीक है ना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आपने समझना है, आप मोबाइल उठाओ, जो भी आपके पेरेंट्स का है या आपका खुद का है, उसको कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करो। कैलकुलेटर जरा अजीब वर्ड लगता है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात देखो। जब कैलकुलेटर आप उठाते हो, आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 66 करना होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 66 आंसर आया और आपने उसको दर्ज कर लिया और कैलकुलेटर रख दिया। यानी आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया और उसके बाद छोड़ दिया। बिल्कुल मोबाइल भी ऐसा ही है। यानी आपने डायरेक्टली ये नहीं देखना आपने कौन कौन से क्या क्या लोग बता रहे हैं, ठीक है, और आपको बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीजें नजर आ रही थी मोबाइल में। नो, डायरेक्टली सर्च बटन पे जाना है, सर्च बटन पे अपना वो टॉपिक लिखना है, उसका जो भी आंसर होगा वो आपने देखना है और उसके बाद मोबाइल को रख देना है। ये है पढ़ने का तरीका मोबाइल पर। यानी सोशल मीडिया पे भी अगर आपने रहना है
तो क्या करना है, आपने सारे सारे जितने आपके चैनल्स हैं या आपके पेजेस हैं जो इररेलेवेंट है आपकी स्टडी से, वो आपने अनफॉलो कर देने हैं, अनसब्सक्राइब कर देने हैं, ठीक है। जो आपको क्या कर रहे हैं, डेविएट। आपने सिर्फ उसके बाद अपने चैनल्स देखने हैं जो जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, ताकि जब मोबाइल खोलो तो आपके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, जो आपके टारगेट को हिट करने के लिए हेल्पफुल हो, जो आपको डॉक्टर बनाने के लिए पुश कर रही हो, इंजीनियर बनाने के लिए पुश कर रही हो कि भाई आपने तो आईटी इंजीनियर बनना है, ये करो काम। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी और आप पढ़ाई के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। ये है पढ़ते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करना, यानी अपने सॉल्यूशंस को निकालना। और दूसरी बात ये है कि आपने उसे एज अ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना है, जो ज्यादातर आप करते हो। अब आपने कब इस्तेमाल करना है, जब आप पढ़कर थक जाओ, जब आपका सारा टाइम जो एक्टिव टाइम है, जो पढ़ाई पे लगना चाहिए वो लग गया है, अब उसके बाद आपका ज़हन काम नहीं कर रहा, अब आप एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल उठा सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपने उस वक़्त इस्तेमाल करना है जब आप थके हों और आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने इसको आधे घंटे तक इस्तेमाल करना है, इससे ऊपर लेके नहीं जाऊँगा। या कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी है जो आपको एंटरटेन करती है, ड्रामा है या कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैं तो बल्कि ये कहूँगा, जब आप थक जाओ तो आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगो, ठीक है? यानी कोई फुटबॉल, हॉकी, कोई इस तरह की चीज़ें देखें, खेलें, जिससे आपके हाथ और पैर चलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मसल ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जितना तेजी से दौड़ते हैं, आपके जिस्म में मसल्स जितना तेजी से काम करते हैं, मजबूत होते हैं, इतना इनको ग्रोथ मिलती है। तो अगर आप ये ग्रोथ करोगे तो आपका जिस्म ग्रोथ करेगा, आपका ब्रेन भी ग्रो करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, आपके ब्लड जो है मूव करेगा, आपके ब्रेन में ज्यादा सिग्नल क्रिएट करेगा, आपको ज्यादा याद करने वाला बना देगा। मतलब आप जहां पर 4 सफ़े याद कर सकते हो दिन में, वहां आप 8 सफ़े तक जा सकते हो। तो ये मैं आपको छोटी सी बात समझा रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू यूजिंग सोशल मीडिया। अब आते हैं आखिरी प्रॉब्लम की तरफ जो ज्यादा फेस किया जाता है, वो क्या है? वो ये है कि आपके पास क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं होती कि आपने कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा सा, वैसे तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें हैं, स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से बना सकते हो जो आपके लिए बेस्ट हो, लेकिन मैं जनरली एक स्ट्रेटेजी की बात करता हूं जो काफी मशहूर है। वो है 3R रूल्स। यानी आपने सबसे पहले रीड करना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। मतलब आप सबसे पहले चीजों को पढ़ रहे हो, इसमें आपको समझ शायद कम आएगी, कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन रीडिंग से आपके एक फिनोमिना बनेगा कि कितना काम है, कितने टॉपिक्स हैं, कितनी हेडिंग्स हैं, किस तरह का सवाल का स्ट्रक्चर है, ये रीड। उसके बाद आपने उसको क्या करना है, रिकॉल। रिकॉल से मतलब दोबारा से उसको ऐसे देखना है कि अब आपको समझ में आने लगे। उसकी हेडिंग जो पहले आपने सिर्फ देखी थी, अब आप हेडिंग के अंदर देखो कि हेडिंग के अंदर क्या लिखा है, सवाल बोर्ड का है, सवाल बार बार आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, लिखकर अपने पास रखो। ठीक है, यानी याद करके लिखना जरूरी होता है, साइंस सब्जेक्ट में तो ऐसा जरूरी है। और जब आप ऐसा कर लो तो फिर उसके बाद आप रख नहीं देना एक तरफ, उसको रिकॉल करना है, वक्तन फवक्तन दोबारा दोहराना है। अगर टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, या नहीं भी हो रहे तो आप खुद उसको दोहराते रहो। तो इस दौरान जो है वो आपको पक्का पक्का हो जाएगा। जैसे कि हम जो नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने सोच कहीं हो रहे होते हैं, हमारे लफ्ज ठीक चल रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसको बार बार रिकॉल किया हुआ होता है, रिवाइज किया होता है। इस तरह से आपके अल्फाजों में कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन आप उस दौरान दो दो तीन तीन काम सोच रहे होते हो। तो यही हो जाता है उन बच्चों के साथ जो टॉपर्स होते हैं, कि इतनी दफा रिकॉल करते हैं कि उनको उनका जो बोलना होता है वो उसके मुताबिक हो जाता है, बुक के वो जो बोलते हैं वो ठीक बोल रहे होते हैं। उन्हें याद करने की, यानी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन, मतलब हमें ये याद करने की जरूरत नहीं कि इसके बाद क्या आता है। तो उनका जहन भी इसी तरह से काम करता है, और उनको पेज के पेज में जो हेडिंग्स और हेडिंग्स के साथ साथ लगी हुई जो पिक्चर्स हैं, वो सब याद होती हैं एज अ इमेज। और इस तरीके से वो फौरन समझ जाते हैं कि सवाल कहाँ पर है, किस चैप्टर में है, किस टॉपिक में है, ऊपर है, नीचे है, या फिर वो किसी येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। तो ये मैंने आपको बात बताई। तो ये थे प्रॉब्लम्स जो आपके बेसिकली होते हैं और उनके सोल्यूशंस। और इसके अलावा अगर जो हो आपके प्रॉब्लम, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। और इसमें आने वाले हैं 9th के लिए नए लेक्चर, जिसको हम पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, एक इंतहाई एक्सपीरियंस टीचर से, जो पढ़कर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।